लास्ट यूनिट बची हुई हमारी पारिस्थितिकी, इसको जो है करते हैं। और इसका जो चैप्टर नंबर 13 है जीव और समष्टियाँ, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको करते हैं। और इसके बाद जो हमारा एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद बाकी के 2 चैप्टर हैं जो इन्वायरमेंटल इशू वाला और बायोडाइवर्सिटी वाला, ये 2 चैप्टर जो है इस सिलेबस से हटा दिए गए हैं। पहले ये चैप्टर थे, लास्ट ईयर थे, तो 2 चैप्टर करने हैं इसमें। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म दर क्या कहलाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको जन्म दर कहते हैं। इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इस समुदाय को, प्रभावी जाति बोलते हैं। भैया जो ज़्यादा संख्या में उपस्थित है उसको प्रभावी जाति बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्रम याद करा देता हूँ, वो क्रम आप लोग याद रखना। देखो सभी लोगों को पता है कि अगर बहुत सारे जो एनिमल्स एक साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन बनती है ना, जब 2-4 पॉपुलेशन आपस में इकट्ठी हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं वो कम्युनिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है ना 2-4, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। और 2-4 इकोसिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, बायोम बनता है। तो एक क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए कि देखिए कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का क्या कहते हैं, उस स्थान का जीवीय समुदाय कहते हैं, है ना। क्योंकि झील समुदाय नहीं हो सकता, जलक्रम मरुक्रम ये तो उसके प्रोसेस हैं, ये अलग अलग हैं। जीवीय समुदाय बोलेंगे। धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं, ओक को सनकेन स्टोमा बोलते हैं इनको। ये मरुदविद प्लांट्स जो होते हैं ना, जैसे नांगफनी, उसमें पाए जाते हैं मरुदविद। जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइट बोलते हैं मरुदविद प्लांट को, ठीक है। अब देखते हैं स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं। तो आपको पता है स्पंजी जड़ें किस में पाई जाती हैं, जूसिया में, ठीक है, जूसिया। देखो ट्रापा किसको बोलते हैं, सिंघाड़े को बोलते हैं। इकॉर्निया किसको बोलते हैं, इकॉर्निया होता है आपका टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसका सही नाम होता है इकॉर्निया, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी। इसको बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में इतना भयंकर ग्रो कर जाता है कि समुद्री जल जीव जो होते हैं ना, मछली वगैरह, वो मर जाती हैं। पिस्टिया ये जो है तैरने वाला वो है जलीय पौधा। तो जूसिया में स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन मूल न्यूमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं। जो दलदली जगह होती है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। दलदली मृदा में क्या होता है कि जो जड़ें जो हैं मृदा से ऊपर निकल आती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। मैंग्रोव प्लांट बोलते हैं इनको। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, राइजोफोरा। एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, अगर एग्जाम्पल भी आ जाए तो क्या करोगे, राइजोफोरा। देखो मैंग्रोव पौधे का उदाहरण क्या है, राइजोफोरा ही है, इसमें दे रखा है। और ऑप्शन में क्या दे रहा है, ए और सी दोनों नहीं, ए और बी और सी कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइजोफोरा अकेला है। नांगफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिल्लोक्लेड क्या होता है नांगफनी में, फिल्लोक्लेड मतलब जो फ्लैसी स्टेम होता है उसको फिल्लोक्लेड बोलते हैं। जड़ रहित संवहनी पादप कौन सा है, जड़ रहित, तो आपको पता है जड़ किसमें नहीं होती, वॉल्फिया में। और वॉल्फिया में आपको बताऊँ, वॉल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये आपको बताना है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, फिर मैं बताऊंगा तुमको। मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण दीजिए। तो मुक्त प्लावी मतलब जो पानी पे तैरता रहता है। तो देखो पिस्टिया भी तैरता रहता है, ट्रापा सिंघाड़ा भी तैरता रहता है, इकॉर्निया भी, यानी कि इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। विविपेरी पाई जाती है। तो विविपेरिटी आप समझते हो क्या होते हैं, विविपेरिटी का मतलब होता है कि अपने जो प्लांट्स होते हैं ना वहाँ से जो जड़ें ऊपर निकल आती हैं, मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। इसको बोलते हैं विविपेरिटी, मैंग्रोव पौधों में। कवक या पादप का जड़ों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, माइकोराइजा क्या है पूछते हैं। अच्छा, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग लाइकेन। लेकिन कवक और प्लांट का सहजीवी संबंध हो तो वहाँ पर क्या होता है, माइकोराइजा। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जड़ रहित मुक्त प्लावी पौधा है, एक बात बताना है। तो आपको पता है कि जड़ रहित मुक्त प्लावी कौन सा है, वॉल्फिया, अभी अपन ने पढ़ा था,
वॉल्फिया लिख सकते हो उसमें पहले में। दूसरा, श्वसन मूलक किस में पाई जाती हैं? न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। मात्र पौधे के ऊपर बीजों का अंकुरण होना क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? जरायुजता, ठीक है ना, या फिर अधिपादप बोलते हैं इसको, अधिपादकता, अधिपादपता या फिर जरायुजता, ठीक है। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तने को फिलोक्लेड बोलते हैं, ठीक है। पर्णकाय स्तंभ, पर्णकाय हिंदी में पर्णकाय स्तंभ बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फिलोक्लेड। फिलो PHYLLO और CLADE, फिलोक्लेड CLADE। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पिस्टिया की जड़ों में मूलटोप के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो आपको पता है रूट पॉकेट्स होती हैं, उसमें रूट पॉकेट्स होती हैं, मूल पॉकेट है ना, वो पाई जाती है। पाइनस की जड़ों व कवकों के संबंध को क्या बोलते हैं? पाइनस आपको पता है क्या है? ये कि जिम्नोस्पर्म में हेयर प्लांट है, तो पाइनस की जड़ों में और उनमें जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं? कवकों के संबंध को। एक्चुअली ये सहोपकारिता का उदाहरण है, सहोपकारिता यानी दोनों को फायदा होता है, लेकिन इसको और क्या बोल सकते हैं? ये माइकोराइजा है। मैंने बताया था ना कि माइकोराइजा कैसा होता है? कवकों का प्लांट के साथ एसोसिएशन, इसलिए। रेप्लेशिया, हाँ, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, वो रेप्लेशिया ही है। 10 किलो का वजन होता है। एक पूर्ण मूल परजीवी का उदाहरण है, टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण मूल परजीवी, पैरासाइट है ना, पैरासाइट यानी परजीवी। अच्छा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण बताना। आप लोग लिखना, पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण कौन है? इसका एग्जाम्पल का जीवी का उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब देखते हैं, भूमंडल का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे जीव जो दूसरे मृत शरीर का भक्षण करते हैं उनको क्या कहते हैं अपन लोग? उनको कहते हैं अपन लोग मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक प्लांट या फिर डिकम्पोजर बोलते हैं उनको। ऑर्किड एक कैसा है? उपरिरोही यानी अधिपादप है, प्लांट के ऊपर प्लांट उगता है। ऑर्किड क्या है? एक अधिपादप या उपरिरोही, अधिपादप या फिर उपरिरोही, प्लांट के ऊपर प्लांट उगता है ये, ठीक है, इसको ऑर्किड को। अब देखते हैं जलक्रमक अनुक्रमण, जलक्रमक अनुक्रमण का उदाहरण कौन सा है? ये जोड़ी मिलाने के लिए दिया गया है अपने को, ठीक है ना। तो जलक्रमक का कौन सा है? झील, जल होता है। अपर्दन, अपर्दन किससे मिलता है? ये प्रारंभिक काल में होता है। आक्रमण, आक्रमण का आप लोगों को पता ही होगा, ये आस्थापन करता है। चरम अवस्था, चरम अवस्था कौन सी होती है? स्थिरीकरण करवाती है, ठीक है। और सिपेरस, सिपेरस बड अनूप होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, एक शब्द में उत्तर लिखिए। देखो एक शब्द में क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो कि अपने अंडों को दूसरे जंतु के घोंसलों में देता है। कोयल, ठीक है, कोयल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अभी मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ दूं, अगर तुमने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ा होगा, कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें ब्रूड पाउच पाई जाती है, ठीक है, आप बताना। ब्रूड पाउच, ब्रूड पाउच पाई जाती है, ठीक है ना, जो कि मेल के अंदर होती है। इस ब्रूड पाउच में जो फीमेल आती है अंडे दे के चली जाती है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ घोड़ा मछली होती है, आप लोग देख लेना, आप सर्च कर लेना। देखो क्या है क्वेश्चन, जाति बहुरूपता का एक उदाहरण दीजिए, जाति बहुरूपता का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या है इसका जाति बहुरूपता का? मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग। इसमें देखो ड्रोन भी होता है, क्वीन होती है और वर्कर भी होती हैं, ठीक है, डिटेल में एक दिन बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है सहोपकारिता व प्रोटोकॉप्सन के एक एक उदाहरण। देखो सहोपकारिता का मतलब होता है दोनों जातियों का लाभ होना चाहिए। सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? जैसे कि लाइकेन, ठीक है, और प्रोटो कोऑपरेशन का मतलब होता है सी एनिमोन, हर्मिट क्रेब, मतलब एक ही जाति का लाभ होता है, उसको प्रोटो कोऑपरेशन बोलते हैं। सहोपकारिता में क्या होता है? दोनों का लाभ होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सी एनिमोन, सी एनिमोन, समुद्री अर्चिन, अर्चिन बोलते हैं हिंदी में, सी एनिमोन। सहोपकारिता का लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाइकेनों में सहजीवी रूप में कौन कौन से दो जीव पाए जाते हैं? अरे यार, शैवाल और कवक, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, शैवाल और कवक,
के सहजीवी संबंध को लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन में शैवाल एवं कवक के मध्य किस प्रकार का सहबंध पाया जाता है? ये भी बताने वाली बात है भाई। सहजीवी संबंध होता है, सहकारिता वाला, दोनों का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है? काष्ठीय आरोही पौधों को क्या बोलते हैं? लियानास। इनको क्या बोलते हैं? लियानास। ठीक है। किन्हीं दो मुक्त प्लावी पौधों के नाम मैं 3 बता चुका हूँ अभी आप लोगों को, बताया ना, वॉल्फिया, पिस्टिया, ट्रापा, ठीक है, ऐसे हाइड्रिला, सॉल्विया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाइड्रा एक एनिमल है जिसमें बडिंग, मुकुलन होता है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन हाइड्रिला जो होता है ना, वो एक जलीय पौधा है। ठीक है। अब देखते हैं किन्हीं 2 उभयचर पौधों के नाम लिखिए। 2 एम्फीबिया उनके बताना है तुमको। तो उभयचर पौधे जो जमीन, जल और थल दोनों पाए जाते हैं। रेननकुलस लिख लो, देखो रेननकुलस। दूसरा है आपका सेजिटोरिया। ठीक है। अब देखते हैं अगला, न्यूमेटोफोर किन पौधों में पाए जाते हैं? अरे मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं, राइजोफोरा में पाए जाते हैं। राइजोफोरा, इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें तना पत्तीनुमा संरचना में पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है नागफनी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कैक्टस। इंग्लिश में भी कैक्टस बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो कि पॉपुलेशन यानी समष्टि की 3 विशेषताएं लिखिए। लिखो, पहला है समष्टि घनत्व। सबसे पहले क्या लिख सकते हो? समष्टि घनत्व। देखो, जहाँ पर अगर किसी एक जगह पर बहुत सारी एक सेम पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको? समष्टि घनत्व। प्रत्येक समष्टि का एक घनत्व होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। अब देखते हैं जन्म दर। देखो, दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसकी विशेषता? जन्म दर। देखो कि जन्म दर भी समष्टि का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की औसत संख्या को क्या बोलते हैं? जन्म दर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम्युनिटी एवं पॉपुलेशन में 2 अंतर लिखिए। देखो, कम्युनिटी और पॉपुलेशन में, तो देखो एक साइड आप लोग कम्युनिटी लिख लो, एक साइड जो है पॉपुलेशन लिख लो। देखो, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर तुम एक तीसरा अंतर उसमें जो लक्षण लिखना चाहते हो ना, उसका जो अगले वाला लास्ट क्वेश्चन था इसकी विशेषता है, तो मृत्यु दर बता सकते हो कि पॉपुलेशन में जो मृत्यु दर भी होती है। कम्युनिटी और पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन को कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय को कम्युनिटी बोलते हैं और पॉपुलेशन को समष्टि बोलते हैं। देखो कैसे लिखोगे, एक दोनों साइड अलग अलग लिख लो, फिर देखते हैं। पहले लिखते हैं पॉपुलेशन में, समष्टि में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक समय में एक ही जाति के समूह को समष्टि कहते हैं। एक ही जाति के समूह को, ध्यान रखना, एक ही जाति के समूह को समष्टि कहते हैं। यहाँ पर किसी एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों के समूह को, बहुत सारी इसमें पॉपुलेशन आ जाती है, विभिन्न समष्टियों के समूह को क्या बोलते हैं अपन लोग? समुदाय बोलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, जो अपने इसमें पॉपुलेशन में, वो होगा कि अंतरजातीय संघर्ष होता है। अब सेम पॉपुलेशन है तो अंतरजातीय संघर्ष होना जरूरी है और होता भी है। इनमें अंतरजातीय संघर्ष कम होता है। ठीक है। देखो इसमें अंतःजातीय का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के मध्य, इनमें अंतरजातीय मतलब एक ही स्पीसीज के मध्य नहीं होता, लेकिन दूसरी स्पीसीज के मध्य तो होता है ना। तीसरा है कि जो समष्टि होती है ना, वो पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं कर सकती, पर जो समुदाय होता है ना, वो पारिस्थितिक तंत्र को समुदाय जो प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। देखो, दो विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच में पाई जाने वाली स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। कंपटीशन को अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। जैसे उदाहरण, दक्षिण अमेरिका की झीलों की आवासीय मछलियां बाहर से आने वाली फ्लेमिंगो जाति के साथ आहार के लिए कंपटीशन करती हैं कि नहीं। अब देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के 3 सुझाव दीजिए। भैया ये जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव मुझसे अच्छे आप बता सकते हो। पहला क्या है, जन्म दर को नियंत्रित करके, यानी जन्म दर को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो जन्म दर नियंत्रित कैसे होगी भाई? लोगों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक बनाकर, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर देंगे तो वो लोग जो है
नहीं ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करके, हाँ ये भी ज़रूरी है कि परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चला रखे हैं उनको प्रभावी रूप से जो है लागू किया जाए, तो जो है जनसंख्या पर जो रोक लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, देखो जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? देखो ये जलीय पौधे जो होते हैं ना, उनमें जड़ें बहुत ही कम विकसित होती हैं। पहली चीज़ तो जलीय पौधों की जड़ों में और रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। जो रूट हेयर्स होते हैं ना वो अब्सेंट होते हैं, मूल रोम, ठीक है। और देखते हैं जड़ी पौधे जो होते हैं ना उनकी पत्तियों के जो पर्णवृंत होते हैं ना वो स्पंज होता है और लचीला होता है। मतलब इनके जो पत्ती होती है उनके ऊपर एक लेमिनेशन टाइप की होती है ताकि पत्तियाँ जो है सड़े नहीं पानी में, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा कि जलीय पौधे जो होते हैं ना इनका जो तना होता है ना वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है और इनमें ज़्यादातर जो परागण होता है वो जल द्वारा ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, मरुस्थलीय जंतुओं में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन लिखिए। अनुकूलन, देखो अनुकूलन का मतलब मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ। अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण के अकॉर्डिंग जो एनिमल होते हैं अपने आप को उसी उसमें परिस्थिति में ढाल लेते हैं। देखो पहला समुद्री, जैसे आपको बताऊँ मैं, समुद्री जीव जो होते हैं वो भी कर लेते हैं कुछ। पहला इसमें दे रखा है, देखो कछुए, खरगोश है ना, कंगारू चूहा, इन सब में क्या होता है जल की मात्रा कम होती है तो ये जो है अनुकूलन डेवलप कर लेती हैं। जो कंगारू रेट जो होता है ना वो जो है ये मान लो 2-2 महीने में बहुत जो है बहुत कम पानी पीता है, बहुत कई दिनों तक जो है प्यासा रह सकता है। जैसे कुछ सरीसृपों में जैसे कि मोलॉक है ना, इसकी स्किन पर क्या होता है सल्क तथा कांटे पाए जाते हैं जो त्वचा के माध्यम से होने वाले जल के बाष्पीकरण को रोकने का कार्य करते हैं, जो सांप के ऊपर वो पाई जाती है। तीसरा, कुछ जंतु जैसे मरुस्थलीय चूहे सांद्रित मूत्र को निकालते हैं, है ना वो। और अनुकूलन का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। वातावरण के अनुसार अपने जो कुछ जो एनिमल होते हैं अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, अपने जो है सेम उसी प्रकार का हाव भाव बना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। तो देखो शीत निष्क्रियता में क्या लिखेंगे, देखो शीत निष्क्रियता में पहला पॉइंट है लंबी शीत निष्क्रियता की परिचायक होती है, ठीक है ना। जो लंबी जो निष्क्रियता होती है ना, लंबी बहुत लंबी समय तक, वो शीत निष्क्रियता की होती है। और जो ग्रीष्म निष्क्रियता होती है वो लंबी ग्रीष्म निष्क्रियता को दर्शाती है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत लंबे समय तक जो है पहुँच जाएंगे जीव। इसका क्या है, उपापचयी क्रियाएँ बहुत ही मंद वाली प्रसुप्त अवस्था में चली जाएंगी, ठीक है। इसमें जो उपापचयी क्रिया होंगी मंद वाली प्रसुप्त अवस्था में चली जाएंगी। इसमें जो उपापचयी क्रिया होंगी वो भी मंद वाली प्रसुप्त अवस्था में जाएंगी लेकिन थोड़ी कम, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो भालू, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जो होते हैं ध्रुवीय भालू, और कौन है जैसे कि सरीसृप हो गए कुछ, या कुछ स्तनधारू, ध्रुवीय भालू भी एक स्तन है। इसमें देखो मेढक आपको कभी भी गर्मियों में नहीं दिखाई देगा, वो छुप जाता है। इसको ग्रीष्म निष्क्रियता का उदाहरण है, ठीक है ना। शीत निष्क्रियता में और क्या लिख सकते हो, बहुत कम ताप वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव हेतु समय से पलायन। मतलब अगर ज़्यादा ठंड होगी ना तो वहाँ से निकल लेंगे ये लोग। और ग्रीष्म निष्क्रियता वाले क्या होंगे, बहुत अधिक ताप होगा ना तो वहाँ से निकलने हेतु पलायन। जैसे मैं तुमको बताऊँ, छिपकलियाँ तुमको सर्दियों में बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जो गर्मी का सीज़न होता है ना वहाँ पर तुमको ज़्यादा देखने मिलेंगी। और वो कहाँ देखने मिलती हैं, जिधर जो है वो नमी मिलती है उनको, ठीक है, क्योंकि वो पोइक्लोथर्मिक होती हैं, है ना, अपना मेंटेन नहीं कर सकती। एक्टोथर्मिक एंडोथर्मिक में 3 अंतर लिखिए। देखो एक्टोथर्मिक क्या होता है कि एक्टोथर्मिक मतलब पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा पर निर्भर जंतु, मतलब जो जंतु एनवायरनमेंट में जो ताप मतलब आ रहा है उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको एक्टोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, वो उपापचयी क्रियाओं द्वारा ऊष्मा जो प्राप्त होती है उस पर निर्भर करते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। और ये असमतापी कहे जाते हैं। एक्टोथर्मिक को असमतापी बोलते हैं, मतलब पोइक्लोथर्मिक बोलते हैं। कैसे, क्योंकि ये पूर्व में शीतरक्त वाले कहा जाता था, और क्योंकि ये जो है अपने में टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, बाहर का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से ये लोग जो है रहेंगे, जैसे कि छिपकली। और एंडोथर्मिक में क्या है, इनको समतापी किया जाता है, बाहर जाए कितना भी टेम्परेचर हो लेकिन अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ऐसे एक्टोथर्मिक का एग्जाम्पल कौन सा है, मछलियाँ हो गया तुम्हारा, रेप्टाइल्स हो गया, है ना, जैसे मैंने सरीसृप बताया था। और इधर देखो इसमें कौन आता है, स्तनधारी और पक्षी, ये जो है स्तनधारी और पक्षी। अब देखते हैं यहाँ पर लोग अगला क्वेश्चन
यूरी हेलाइन व स्टेलो हेलाइन में अंतर लिखिए। देखो यूरी हेलाइन और स्टेलो हेलाइन में सीधा सीधा अंतर यही है कि वे जीव जो लवणता की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, यूरी हेलाइन कहलाते हैं। यूरी हेलाइन का मतलब होता है कि बहुत चाहे कितनी भी सैलाइन कंडीशन लवण वाला, चाहे कितना खारा पानी हो समुद्र का, उसमें भी जीवित रह लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं। स्टेनो हेलाइन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। स्टेनो हेलाइन कि वे जीव जो लवणता की संकीर्ण श्रृंखला, मतलब बहुत ही कम जो है, मतलब पानी होगा ना सॉल्टी, उसी में रह पाते हैं, जैसे कि शार्क मछली। ठीक है ना, ज़्यादा समुद्र के पानी में तो देखने को नहीं मिलेगी तुमको। ठीक है, अब देखते हैं तुमको अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं, किसी जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैविक किसी निश्चित भौगोलिक संरचना में निवास करने वाली समष्टियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। इसके लक्षण देखो, पहला क्या है, इसकी संरचना देखो, किसी समुदाय की संरचना का अनुमान उस समुदाय में उपस्थित जीव संख्या की भूमिका, परास या आवास, इन पर लगाया जा सकता है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, पारिस्थितिकी तुल्य। ये पारिस्थितिकी के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है इकोसिस्टम में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। और देखते हैं तीसरा क्या है, विविधता। इसमें विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, वातावरणीय दशाओं के अनुरूप समुदाय में जीव संख्या में बहुलता एवं जातियों की विविधता होती है। और देखो प्रभाविता, मैं आपको बताता हूँ प्रभाविता क्या होता है। देखो किसी समुदाय में अनेक जीवों के उपस्थित होने पर कुछ जातियां अपनी संख्या और आकार को समुदाय में नियमन करती हैं, इनका प्रभावशाली रोल चलता रहता है। वही जो है आगे जो है यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन वाला रूल फॉलो किया जा सकता है। कुछ इसका अगला जो पॉइंट है वो है की स्टोन प्रजातियाँ। तो यहाँ ये सवाल भी आता है। देखो की स्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, की स्टोन प्रजातियाँ वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय या पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उसकी संख्या के कारण नहीं, बल्कि उनके कार्यों से भी निर्धारित होता है। उनको की स्टोन प्रजाति कहलाते हैं। जैसे कि भेड़िया है ना, तेंदुआ। ठीक है ना, उनकी संख्या से नहीं बल्कि उनके कार्य से जो है उनका वो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। इनको की स्टोन प्रजातियाँ कहा जाता है। ठीक है, अगर तुमको मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं की सहयोगात्मक क्रियाओं का वर्णन करके किसी एक जाति के लिए महत्व को बताइए। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, जंतुओं की सहयोग क्रिया कौन कौन सी होती हैं। देखो कि अंतरजातीय अन्योन्य क्रिया होती है, जैसे कि सहजीविता है ना। सहजीविता में आप लोग देख सकते हो है ना, ये जो जैविक समुदाय के अंतर संबंध होते हैं ना, वही बताते हैं कि भैया क्या क्या पूछ रहा है ये। सहजीविता हो गया, परजीविता हो गया, परभक्षण हो गया, प्रतिजीविता हो गया, ये सब जो है किसी का भी वर्णन आप लोग कर सकते हैं। अभी अपन अंतर में पढ़ लेंगे इनको। देखो क्या बोल रहा है अंतर। ये भाई साहब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कल के पेपर में छपने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नहीं तो फिर पेपर में ला लेना आप लोग पेपर देने के बाद। देखो परजीविता और सहजीविता में अंतर लिखिए। देखो परजीविता और सहजीविता में सबसे पहला अंतर तो यही है कि भैया परजीविता में जो जीव होते हैं ना, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे उस पर डिपेंड रहते हैं, दूसरी जाति पर। सहजीविता में दोनों जो समुदाय के जीव होते हैं ना, जो प्रजातियाँ होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के लिए मतलब हेल्प करती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आप लोग ये बता सकते हो परजीविता में कि भैया अगर एक जाति विलुप्त हो गई तो दूसरी जाति का विलुप्त होना तय है, क्योंकि भोजन ही नहीं मिलेगा, है ना। सहजीविता में क्या है, अगर एक जाति से भोजन नहीं मिला ना तो वो दूसरी जाति के पास चला जाएगा, वहाँ पे तो उसको सहजीवी संबंध बना सकता है ना। और परजीविता का उदाहरण क्या है, जैसे कि ह्यूमन परजीवी का ही तो आते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। लेकिन अगर बात कर लेते हैं हम लोग सहजीविता का उदाहरण क्या है, जैसे लाइकेन हो गया। ये सहजीविता और सहभोजिता में अंतर लिखिए। देखो सहजीविता और सहभोजिता में आपको बताता हूँ क्या अंतर होता है, बहुत ही अच्छा है। देखो कि आप लोग क्या करते हैं, सहभोजिता में दोनों ही एनिमल को जो है लाभ होना चाहिए। ठीक है, सहजीविता में क्या होता है, एक को लाभ और एक को कुछ मतलब वो होता है, एक जो है रहने के लिए शेल्टर देता है तो एक जो है भोजन बना के देता है, ये जो है एक दूसरे से वो होते हैं। लेकिन सहभोजिता में क्या होता है, दोनों ही खाते हैं, दोनों को ही एक दूसरे से भोजन प्राप्त होता है, ये सहभोजिता होता है। हाइड्रोशियर और जीरोशियर में अंतर लिखिए। देखो हाइड्रोशियर और जीरोशियर का सीधा सीधा मतलब होता है क्या कि भैया जो
जलीय अनुक्रमक होता है ना, सबसे पहले आप लोग झील का या फिर किसी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र पढ़ोगे तो उसमें देखो सबसे पहले झील में जो है कौन कौन आया, कौन कौन सी समुदाय आए, कौन कौन सी जो है पॉपुलेशन आने के बाद कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी के बाद जो है कैसे कैसे उसको वो जो है इकोसिस्टम बना। और जीरो ईयर में क्या होता है भाई, स्थल अनुक्रमक सबसे पहले क्या आएगा देखो, जिसमें जो है अपने शैवाल आएंगे, फिर इस शैवाल के बाद जो है फिर थोड़े स्मॉल प्लांट्स आएंगे, फिर जो है आपके हर्ब्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे, फिर बड़े ट्री आएंगे, फिर जो है फॉरेस्ट बन जाएंगे। ये इनका क्रम होता है। तो ये जो तो एक एक बार कम से कम तुम सब नज़र मार के भी जाओगे ना तब भी जो है इसको कर लोगे। अब देखते हैं अगला चैप्टर है जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र। देखो जीरो ईयर में देखो, अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि इसका अंतर मैं बताता हूँ, देखो सही से। जीरो ईयर में क्या होता है कि इसका जो जीरो ईयर में देखो, जीरो ईयर में क्या होता है, इनका जो प्रारंभिक जो वो होता है ना, पादप प्लवक से स्टार्ट होता है। पादप प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वहाँ से, लेकिन इनका कैसे होता है, शैवाल से, ठीक है ना। सहजीविता सकारात्मक क्रियात है वो दोनों की वो है। अब देखते हैं अगला चैप्टर, देखो पारितंत्र इकोसिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं 2-2, 3-3 नंबर के। यहाँ से देखो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो भैया एक्वेरियम होता है, इसको मछली घर बोलते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, प्रकाश संश्लेषण से, पौधों के अंदर। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ऊर्जा पिरामिड में मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे देता हूँ, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। देखो 2 तरह के पिरामिड पढ़ते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है ना। देखो सुनो, पहले एक एक से समझ आता हूँ। एनर्जी वाले जो पिरामिड बनते हैं ना, ऊर्जा के जो पिरामिड बनते हैं ना, वो सभी जो है कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, सीधे, बिल्कुल सीधे। चाहे तो तुम फॉरेस्ट में दे लो, चाहे तुम ग्रास में देख लो, चाहे बायोमास में देख लो, ठीक है ना, सभी सीधे बनते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि जंगल में नंबर वाला जो पिरामिड बनता है ना, जंगल में जो संख्या वाला पिरामिड बनता है ना, वो कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ग्रासलैंड में, घास में जो संख्या का जो पिरामिड बनता है, ऊर्जा का पिरामिड या संख्या, ऊर्जा का तो सदैव से वही होता है, संख्या का पिरामिड बनता है ना, वो कैसा बनता है, सीधा। ऊर्जा का तो सीधा ही बनता है सदैव। और अगर तुमसे कोई पूछ ले बायोमास का जो पिरामिड बनता है ना, वो कैसा बनता है, एक्वाटिक में अगर बायोमास का प्लांट बन रहा है ना, तो वो कैसा बन रहा है, वो बन रहा है उल्टा। देखो अब तुमको क्या याद रखना, देखो एनर्जी का पिरामिड हमेशा चाहे कभी पूछे सीधा, अगर तुमसे कोई ये पूछ रहा है जंगल में तो उल्टा, संख्या का, बायोमास में एक्वाटिक जा उल्टा, घास का सीधा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जब भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है। अरे भैया मैंने पहले बता दिया था, जब भार का उल्टा पिरामिड कहाँ बनता है, ये बनता है एक्वाटिक, जलीय। कहाँ है, इधर देखो समुद्र में। अगला क्वेश्चन, मृदार से प्रारंभ होने वाले क्रमक को क्या बोलते हैं। यार ये तो इतना सिंपल है, इसको जीरो ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। लास्ट वाले में, हरे पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये लिंडमान का 10% का नियम लागू होता है यहाँ पे। किसने दिया था, लिंडमान ने, वैज्ञानिक था लिंडमान ने। क्या बताया था कि 10% एनर्जी जो है ग्रहण करते हैं, 90% दूसरे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं क्रमक को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पादपों को कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं। पादपों को क्या बोलते हैं, जैविक स्थिरीकारक, जैविक स्थिरीकारक कहते हैं। अब देखते हैं जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक कौन सा है। तो सीमाकारी कारक क्या है उनके लिए, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे कि जलीयों के लिए क्या होता है, O2, ऑक्सीजन। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था A.G. टेंसलेन ने, A.G. टेंसलेन है, ठीक है ना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी दिया था हीकल ने, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के लिए किसके लिए किस पे वो रहता है आश्रित। तो एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है सभी पूरे पारिस्थितिक तंत्र में, सूर्य।
अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। अब देख तो 10% का नियम ऊर्जा प्रवाह से रिलेटेड है। देखो कहाँ, ये वाले, ये बा वाले से, ठीक है ना, 10% का नियम। और ये जो सांप, शेर, चीता, ये कौन है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। ये है तृतीयक उपभोक्ता। पायोनियर समुदाय, ये जो पायोनियर समुदाय वाला जो दिया है ना, इसको अपन कैसे मिलाएंगे, क्रिस्टोज, लाइकेन, ठीक है ना, ये सबसे पहले आते हैं। और जीवाणु और कवक कैसे हैं, अपघटन करता है। और चरम समुदाय, जो चरम समुदाय है वो कौन सा है, चरम समुदाय की मैं बात करूं तो यहाँ पर वो कौन सा है आपका, क्रमक में अंतिम अनुक्रमण आता है। और स्पायरोगायरा ये कैसा है, स्पायरोगायरा की बात करूं मैं तो यहाँ पर पादप प्लवक है स्पायरोगायरा, ठीक है, पादप प्लवक। अब देखते हैं हम लोग अगला, जो एक शब्द में उत्तर लिखिए, देखो क्या है। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़े होने के कारण बनने वाली श्रृंखला का नाम क्या है। भैया ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको फूड वेब बोलते हैं। देखो अगर मैं तुमको जो पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख जो लेयर वो होते हैं ना, वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले होते हैं उत्पादक घटक, देखो उत्पादक, फिर होते हैं उपभोक्ता, फिर उसके बाद आते हैं अपघटक। उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना। तो सुनो, तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। अगर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाए तो क्या बन जाता है, खाद्य जाल। फूड चेन की जगह फूड वेब बन जाता है, खाद्य जाल बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। ओ भैया ये अगर तुम लोग नहीं बता पाए ना तो मैं क्या बताऊंगा। भैया 10% तो यूज कर ली जाती है, तो 90% ऊर्जा का जो है ह्रास होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग 10% नियम याद करते हैं तो 10% लेके आते हैं, 10% नहीं है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है 90%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो क्या है, एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या बोलते हैं। यार इतना आसान, इसको बोलते हैं जाति, स्पीसीज। आपस में जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक लिखिए। देखो मैं आपको बताऊं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या लिख सकते हो आप लोग, सूर्य के उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटन हो गया। और अजैविक घटक में क्या लिखोगे आप लोग, सूर्य का प्रकाश हो गया, है ना, तापमान हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब। अब देखते हैं अपर्दन किसे कहते हैं। देखो अपर्दन किसे कहते हैं, तो अपर्दन किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। अपर्दन का सही से वो मतलब होता है जल, वायु तथा अन्य भौगोलिक कारकों के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होना अपर्दन कहलाता है। जैसे तेज वर्षा होने से वर्षा का पानी के साथ खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है ना। अब देखते हैं उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है, जैसे कि हरे पौधे, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है ना। इसका हरे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, इनका क्या है, मनुष्य, गाय, बहुत सारे एनिमल्स आदि। अब देखते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। देखो खाद्य श्रृंखला, देखो फूड चेन जो होती है ना, खाद्य श्रृंखला तो मैंने बताई थी आपको। खाद्य श्रृंखला में जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है ना। जीवों की श्रृंखला होती है एक तरह की, कि भैया अगर घास है तो घास को मान के चलो बकरी ने खाया तो बकरी को शेर ने खा लिया, और शेर को जो है जब वो मर जाएगा तो अपघटक खा लेंगे, ठीक है ना। अगर तुम बात करो खाद्य जाल की, तो इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में मिल जाती हैं, श्रृंखलाएँ मिल जाती हैं, वो एक तरीके से जाल बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएँ मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, खाद्य जाल में, वो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, अपघटनकर्ता तथा उत्पादक भाग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग समुदाय के उपभोक्ता, अलग अलग समुदाय के अपघटनकर्ता आपस में भाग लेते हैं। जैसे मैं तुमको कहूँ, अगर घास को बकरी ने खाया तो ज़रूरी नहीं है कि बकरी को शेर ही खाए, बकरी को कोई और भी खा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है खाद्य श्रृंखला में, तो बट खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, कई पथों से गुजरता है। होता तो एक दिशा पर कई पथों से होकर गुजरता है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्य प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखाचित्र बनाइए। तो आप लोग नाइट्रोजन चक्र जो है किताब से देख कर जाना, मैं यहाँ पर जो जगह कम है इसलिए नहीं बना सकता, ठीक है।
फिर भी मैं बता दूं कि नाइट्रेट्स जो होते हैं ना, उसको नाइट्राइट्स में, अमोनिया को नाइट्राइट्स में, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन करने के बाद। फिर हरे पौधों तक उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर, हरे पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके वायुमंडल द्वारा खुद ले लेते हैं अमोनिया के रूप में, पर जो है अमोनीकरण द्वारा अमोनिया बन जाती है, अमोनिया वायुमंडल में रिलीज कर दी जाती है। फिर अमोनिया का क्या कर लिया जाता है, नाइट्रिफिकेशन कर लिया जाता है। नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन ये दो जो प्रोसेस जो है चलती रहती है आपस में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा इसको देख के जाना, ठीक है ना। देखते हैं खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए, है ना। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, देखो खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी है, परवच्ची खाद्य श्रृंखला जो होती है ना, वो कैसी होती है, ये खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होकर क्रमशः छोटे जंतुओं से होती हुई बड़े जंतुओं की ओर बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी। यह श्रृंखला मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है, जैसे मृत जीव शरीर, गिद्ध तथा चील और गिद्ध तथा चीलों पर ही आश्रित परजीवी, ठीक है। तीसरी जो होती है ना, वो होती है परजीवी, ठीक है ना। यह श्रृंखला बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर चलती है, बड़ी जीवों से छोटे जीवों की ओर। तीसरी कौन सी हो गई, परजीवी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, वो क्या दिया है, जल क्रमक क्या है, इसके विभिन्न अवस्थाओं को क्रम के नाम लिखिए। तो जल क्रमक के किसी तालाब या पोखर या झील में देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है, देखो सबसे पहले पादप प्लवक अवस्था होती है, फिर जड़युक्त निगमन अवस्था, जड़युक्त निगमन, फिर जड़युक्त प्लवमान, फिर नड अनूप अवस्था, फिर कच्छ अवस्था, फिर वन स्थलीय अवस्था, फिर वन अवस्था। मतलब सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, फिर कौन कौन से जूप्लैंक्टन आएंगे, फिर कौन कौन से आएंगे, ये जो है बताना पड़ता है। मतलब फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले आएंगे, फिर जो है आपके रूट आने लगेंगे, उनमें जड़युक्त निगमन, फिर जड़युक्त प्लवमान, फिर नड अनूप अवस्था, फिर कच्छ अवस्था, वन स्थलीय अवस्था, और फिर लास्ट में जाकर वन अवस्था हो जाएगी। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखिए। तो पहले ही बता चुके हैं। जैविक घटक कौन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये होते हैं, ठीक है। उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। अपघटक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक पर डिपेंडेंट रहते हैं। प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। इनको कैसे डिवाइडेड किया गया है, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी क्या होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, फिर जो है मांसाहारी आते हैं, फिर आते हैं सर्वाहारी। अपघटनकर्ता कौन से होते हैं, वे मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी अपघटनकर्ता, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन, घास के मैदान में खाद्यान्न का रेखा चित्र बनाइए। तो भाई साहब पहले अपन लोग घास बना सकते हैं। यहाँ पे घास को फिर जो कौन खाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो खरगोश ने खाया, ठीक है। ये खरगोश है अपना, ये बैठा है, ठीक है। खरगोश उसको खा रहा है घास को। खरगोश को भैया कौन खा रहा है, खरगोश को खा लिया बाज ने, ठीक है। बाज को किसने खा लिया भैया, बाज मर गया तो सूक्ष्म जीव ने। ये जो अपना बन गया घास का। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी एवं द्वितीयक अनुक्रमक को उदाहरण देकर समझाइए। प्राथमिक अनुक्रमण, देखो प्राथमिक अनुक्रमण क्या करेंगे, इसमें जरा गौर से सुनना आप लोग। देखो अनुक्रमण, देखो वह अनुक्रमण है जो प्राकृतिक प्रदेश पर आरंभ होता है। इसमें बसने के लिए नए क्षेत्र बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे कि चट्टानें, रेतीले क्षेत्र, नए द्वीप, डेल्टा, झील, सागर। ये प्राथमिक अनुक्रमण है, यानी कि वहाँ पे पहले कोई नहीं रहता है, पहली बार आपको वहाँ पे जाके बसाहट करनी पड़ती है। द्वितीयक अनुक्रमण कौन सी होती है, ये वे अनुक्रमण होते हैं वहाँ पर पहले से कोई समुदाय या पॉपुलेशन, वहाँ पे समुदाय, कोई नई समष्टि, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे पहले से कोई रह रहा होता है। जैसे उदाहरण उजड़े हुए कृषि के क्षेत्र, या फिर वन के निर्वृक्ष क्षेत्र, या फिर और कोई खाली किया हुआ गांव, जैसे आप लोग। तो ये अनुक्रमण अपेक्षाकृत तेजी से विकसित होते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं यहाँ पर। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पोषण स्तर क्या है, समझाइए। पोषण स्तर पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला पर जीवों के एक निश्चित समूह में भोजन या ऊर्जा का प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसी को पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये ट्रॉपिक स्तर लेवल कैसा होता है, देखो T1, T2, T3, T4, T2, T3। देखो
जैसे मैं तुमको कहूँ प्रथम पोषण स्तर, इसके अंतर्गत पौधे आते हैं यानी उत्पादक का कार्य करते हैं। T2 इसके अंतर्गत उत्पादक आते हैं शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं उनको T2 के अंदर। T3 के अंतर्गत कौन से आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता काले यानी द्वितीय उपभोक्ता होंगे उनको मांसाहारी बोला जाता है। T4 के अंदर कौन से आएंगे, जो सर्वाहारी होंगे, है ना, सर्वाहारी होंगे। सर्वाहारी क्या किसको खाएंगे, मांसाहारियों को खा लेंगे, ठीक है ना। और पंचम पोषी स्तर यानी T5 कौन सा हो, अपघटक होंगे, जो कि सब सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जो है जीवों के मरने के बाद उनको खाते हैं। अब क्वेश्चन देख लो, अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण लिखिए। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, अपघटन किसे कहते हैं। अपघटन की क्रिया में अपघटनकर्ताओं द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, ठीक है ना, तथा विभिन्न पोषक पदार्थों में विघटित किया जाता है। स्थलीय आवास में अपघटन का मुख्य स्थल मृदा का ऊपरी सतह या जलीय आवास में जल का सबसे निचला स्तर होता है। अपघटन की प्रोसेस क्या होती है, देखो सबसे पहले अगर कोई जीव मर गया तो उसका खंडन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको खंडन किया जाता है। तुमने देखा होगा यदि कोई गाय भैंस मर जाती है तो उसको तुम 4 दिन जो है फेंक के आओ, 4 दिन बाद तुमको वहाँ पे हड्डी मिलेगी और कुछ मिलेगा ही नहीं। उसका छोटे छोटे खंडों में खंडन किया जाता है। जो कौन करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, अपरदहारी बोलते हैं, अपरदन करने वाले। छोटे छोटे टुकड़ों में व्यक्त करने के बाद क्या होता है, सतही क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, जो अपघटकों द्वारा खाया जाता है। फिर जो है इसका अपघट करने के बाद फिर निचालन करता है। जब मृदा में से होकर पानी रिसता है तो खंडित अपरद से घुलनशील पदार्थ जो होते हैं ना, वो शर्करा वगैरह, वो निचालित होकर मृदा में चले जाते हैं। फिर उनका अपचय होता है। इस प्रक्रिया में अपघटित होते हुए पदार्थ का एंजाइम की सहायता से अपचय किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन चक्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो कार्बन चक्र का आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि कार्बन चक्र कैसे बनता है। सबसे पहले देखो कार्बन चक्र किस में यूज होता है, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज़रूरी होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। फिर वही जो है ग्लूकोज बन तो गया, जब ग्लूकोज बन जाता है फिर उसको प्लांट से एनिमल खा लेते हैं, एनिमल के अंदर जो है ग्लूकोज टूट जाता है, तो फिर जो है वही CO2 एनवायरनमेंट में निकल जाती है, तो कार्बोनेट बनते हैं, फिर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एक बार आप लोग जो इसका जो चक्र जब बुक से देख के जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले जीव संख्या का, दूसरा होता है ऊर्जा का, और तीसरा होता है जीव भार का, बायोमास का। देखो जीव संख्या का पिरामिड जो होता है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, जीवों की संख्या का। और जीव भार का ये पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों तथा अन्य उपभोक्ताओं के भार को दर्शाता है। ऊर्जा का यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तरों पर संचित की गई ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर समझ में आया होगा। अगला जो जैव विविधता वाला चैप्टर हट चुका है, पर्यावरणीय मुद्दे इस सत्र के लिए हटा दिए गए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन सभी को अच्छे से लगा के जाइए, आपका जो है एग्ज़ाम सबसे अच्छा जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।